नमस्कार। आज एक बार फिर मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुदेश गौर जी, मध्य प्रदेश भोपाल से। और पहले भी हमारे चैनल पर आ चुके हैं। आप सब जानते ही हैं कि लंबा एक्सपीरियंस है पत्रकारिता में उनका, कई दशकों का। और आज हम बात करेंगे सर, आपका स्वागत है। और सर, नमस्कार। बड़ा बड़ी सुर्खियों में है सर आपका मध्य प्रदेश। मोदी जी गए थे वहां पे और राष्ट्रपति गई थी और सब इतने सारे लोग। सर बताइए जरा क्या क्या हुआ पिछले एक सप्ताह में यहाँ। पिछले 5 दिन बहुत ही हेक्टिक रहे मध्य प्रदेश के एंगल से। उसमें 8, 9 और 10 जनवरी को प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर के में आयोजित हुआ था। जी। उसमें सबसे खास बात ये थी कि ये जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन, ये 17वां संस्करण था उसका। ये जी। 2003 में प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का सिलसिला भारत में शुरू हुआ था। उसके पीछे की सोच ये थी कि जो भारतीय विदेश में रहते हैं, उनको अपनी माटी से, अपनी ज़मीन से कैसे और जोड़ा जाए। तो हम्म। इसी परिकल्पना के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये प्रवासी भारतीय दिवस की परिकल्पना की थी। और जो अब तेजी से उसका मतलब रिजल्ट काफ़ी बेहतर आ रहे हैं लगातार। तो ये 17वां संस्करण था जो 3 अच्छा, ये खास बात ये कि 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। हाँ जी। तो उसी के तारीख में ये 8, 9 और 10 तारीख को ये 3 दिवसीय कार्यक्रम इंदौर में आयोजित किया गया था। और फिर उसके बाद में 11 और 12 तारीख को वैश्विक निवेशक सम्मेलन, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, हम्म। वो भी इंदौर में उसी स्थान पर आयोजित की गई थी। मतलब कुल मिलाकर बैक टू बैक 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम मध्य प्रदेश में आयोजित हुए, जिसमें कि पूरी तरह से केंद्र सरकार का सहयोग रहा। और इस पूरे प्रकरण में जो सबसे खास बात ये रही कि इसमें इस इन 5 दिनों के अंदर भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम्म। विदेश मंत्री जयशंकर जी, और ये अनुराग ठाकुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र तोमर, मतलब बैटरी ऑफ मिनिस्टर्स, वो सब इंदौर में मध्य प्रदेश में फोकस रहा सबका। और कुछ उससे विदेशी एक मेहमान भी थे सर, कुछ विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भी एक दो आए थे जी। दो विदेशी राष्ट्रपति भी आए थे, गुयाना और सुरीनाम के। जी। और ये जो इनके अलावा करीब 84 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। 84 देशों से आए थे लोग। अच्छा तो सर, ये इस बार ये सम्मेलन जो है मध्य प्रदेश में जो आयोजित किया गया, तो मुझे लगता है कि इसे तो चुनाव से जोड़कर ही देखा जाना चाहिए, जो विधानसभा चुनाव आने वाले देखिए, ये सारी चीजें इसको जोड़ के देखा नहीं जा सकता है, लेकिन चूंकि ऐसे समय पर इसकी टाइमिंग इस तरह की है, इसलिए इसको जोड़ के देखा जा रहा है। क्योंकि जी। वैसे तो ये आयोजन हर साल, हर दूसरे साल, पहले ये हर साल होता था। 2003 में जब शुरू हुआ था, तब ये परिकल्पना की गई थी कि ये आयोजन हर साल होगा। फिर बाद में इसको हर 2 साल में कर दिया गया। तो हर 2 साल में होना है, ये 17वां संस्करण है। और ये ठीक है, इसमें राजनीतिक तौर पे ऐसे कार्यक्रमों की टाइमिंग और लोकेशन के बारे में तय करने का तो प्रीरोगेटिव केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास होता है। और हाँ। मुझे लगता है कि उन्होंने अपने उस विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए 2023 की जनवरी में, जबकि 2023 के नवंबर में मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, दिसंबर में, तो उसको देखते हुए अगर इसको ये कहा जाए कि इससे चुनाव के लिए एक माहौल, जो एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट होता है, उसमें जरूर मदद मिलेगी। एक इमेज तो बिल्डअप होती है कि एक सारी दुनिया के जो लोग हैं यहाँ पे आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और जी, उनका वेलकम किया जा, इमेज तो बिल्डअप होती है। इमेज तो बिल्डअप होती है, बिल्कुल सही बात है। और इसमें सबसे खास बात है कि इंदौर की अगर बात करें, वो लगातार 6 बार
स्वच्छता में एक नंबर जी, पे रहा। तो जी, जी, उसकी ब्रांडिंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करने की भी एक सोच इसके पीछे रही है कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय आयोजन यहाँ पे करेंगे, तो उसमें चूँकि बहुत सारे प्रतिनिधियों ने इंदौर की स्वच्छता को लेकर काफ़ी चर्चा की और काफ़ी जिज्ञासा भी ज़ाहिर करी। तो उससे ये भी एहसास होता है कि ये जो हमने एक जो अच्छा काम किया है, उस काम को दुनिया जाने और उसकी एक ब्रांडिंग एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हो सके, उसके लिए भी किया गया है। और दूसरा एक मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के बीच सामंजस्य का भी एक ये बहुत ही श्रेष्ठ उदाहरण कहा जा सकता है। और इसका पूरा क्रेडिट मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के खाते में जाता है कि मतलब ये दोनों आयोजन इतने महत्वपूर्ण आयोजन को इस समय मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित करवाना और इनकी सफलता अपने आप में ये सिद्ध करती है कि केंद्र के साथ उनकी ट्यूनिंग अच्छी चल रही है। और इसके अगर राजनीतिक मायने जो आपने बात करी उसको अगर देखा जाए तो इससे शिवराज सिंह और मजबूत होकर सामने पाए जा सकते हैं। ये बात आपने सही कही सर कि इसमें ये तो रिफ्लेक्शन क्लियर है ही कि साहब केंद्र की और शिवराज सिंह चौहान की ट्यूनिंग बढ़िया है। पिछले वीडियो में आपने ये बात बड़ी स्पष्ट तौर पे कही थी कि शिवराज सिंह चौहान का नाम जब पीएम के लिए चला था तो उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने मोदी के साथ खुद को एडजस्ट बहुत बढ़िया तरीके से किया कि एक बिल्कुल जिसे कहते हैं कि जो चीफ बीजेपी शासित राज्य का चीफ मिनिस्टर जिस तरह से अनुशासित तरीके से बिहेव करता है, यस मैन रहता है, उस जी तरह का जी तो किरदार ये शिवराज चौहान ने निभाया ही है। हाँ। अच्छा, और एक और इसमें बात भी मतलब इस पूरे आयोजन में जो मध्य प्रदेश में एक और महत्वपूर्ण नेता है ज्योतिरादित्य सिंधिया। जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी इस पूरे आयोजन में शिवराज सिंह चौहान के साथ कंधे से कंधे मिलाकर जो काम किया है और जिस तरह का उनका उद्बोधन प्रवासी भारतीय सम्मेलन के अंतिम दिन हुआ है, वो अपने आप में साबित करता है कि ये दोनों लोग मिल के, चूंकि वो केंद्र के में हैं, वो कार्यरत हैं, मंत्री हैं, वहां पर महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं। और जब वो मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि भी हैं और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के साथ जब वो मिल के काम करते हैं तो वो केंद्र और राज्य के बीच जो बेहतर सामंजस्य का प्रतीक बन जाते हैं। अरे मुझे ऐसा भी लगता है सर कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की कोई मध्य प्रदेश को लेकर कोई ऐसी एम्बिशंस अभी है नहीं। अभी नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, हाँ, अभी ज्योतिरादित्य के पास लंबा पॉलिटिकल कैरियर है। हाँ, सही बात है सर। अभी उनके पास काफ़ी लंबा समय है, लंबी इनिंग खेलनी है उनको, वो लंबी इनिंग वाले प्लेयर हैं। तो इसलिए अभी तुरंत करें, देखिए कमलनाथ के साथ स्थिति थी कि वो उनकी एज काफ़ी हो गई है, तो इसलिए वो शायद यहाँ के मध्य प्रदेश के सीएम बनने के लिए थोड़ी-सी हाँ, लालायत दिखे थे। लेकिन ज्योतिरादित्य में अभी लगता है कि वेट एंड वॉच और धैर्य के साथ काम करेंगे तो वो सब चीज़ें तो मिलना कोई ख़ास बात नहीं है। हाँ, हाँ, सही अपना बात है सर। इंतज़ार और फिर रहेगा। एक बात और भी है सर, उन्हें जो है प्रॉपर वेटेज भी बीजेपी में दिया गया। मैंने पिछले 2 साल में जो देखा है। और सर जो सिविल एविएशन मिनिस्टर का सर पोर्टफोलियो होता है सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पहली बार आप पार्टी में आए हैं, पहली बार आप मंत्री बन रहे हैं केंद्र में और आपको इतना अच्छा बढ़िया प्रोफाइल आपको सर वो मिल रहा है। देखिए वो बढ़िया रोल मिला है और उसमें जो सबसे और भी जो सोने पे सुहागा ये होता है कि उस रोल को बेहतर तरीके से निभाना, हाँ, एक हाँ, अच्छी भूमिका में मिलना अपने आप में महत्वपूर्ण है और उस भूमिका में अपने आप को साबित करना ये और बेहतर होता है। तो उसमें जैसे अभी यूक्रेन के संकट के हाँ सर। समय ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन में ज्योतिरादित्य ने अपने उद्बोधन में ये बात कही भी थी कि वहां से 23,000 लोगों को, छात्रों को सुरक्षित लाया गया और ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया के बॉर्डर पर भारत खुद के गए थे। तौर पर
काम किया उन्होंने, मतलब वहां पे वो यहाँ के केंद्रीय उड्डयन मंत्री के तौर पर नहीं, वहां पे एक भारतीय के तौर पर उन्होंने जिस शिद्दत से जो काम किया है, तो उसको लेकर उनकी भूमिका की बहुत ही सराहना की जा रही है। तो मतलब मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि उनको जो रोल मिला है, उस रोल में उन्होंने अपनी भूमिका को बेहतर तरीके से निभाया है, और पूरे देश में जो 2 टियर और 3 टियर सिटीज़ हैं, वहाँ के लिए हवाई अड्डे चालू हाँ, करवाना या उनके लिए प्रोसेस चालू करवाना, और जहाँ पर छोटे प्लेन हैं, उनके माध्यम से जहाँ पर यात्रा की जा सकती है, वहाँ पे वो सुविधा को मुहैया कराना, ये सब चीज़ें हैं। जैसे देखिए ग्वालियर है, जबलपुर है, यहाँ पे कई फ्लाइट्स उन्होंने चालू करवाई हैं। मतलब भोपाल, इंदौर में के लिए तो कंपैरेटिवली फ्लाइट्स थी, लेकिन ग्वालियर और जबलपुर के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया है। अच्छा सर, मैंने एक चीज और भी देखी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कांग्रेस वाले अभी बड़ा उन पे फोकस रखते हैं। एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग दिल्ली में हो रही थी जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, तो उसमें नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह बैठे हुए थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया सामने खड़े होकर उन्हें झुककर ऐसे नमस्कार कर रहे थे। तो इनके जो युवा मोर्चे के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, बीवी श्रीनिवास क्या नाम है उनका, जी। उन्होंने वो तस्वीर शेयर की कि देखिए महाराज के क्या दिन आ गए। देखिए इसको महाराज के तौर पे नहीं है, मैं इसको यूँ मानता हूँ कि ये जो भारतीय संस्कृति जी। को मानते हैं, उसके पैरोकार हैं, तो जो भी अपने से बड़ी उम्र के जो भी लोग होंगे, उनके जी। सामने हम सभी लोग जब भी मिलते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम ये मैं कि मैं भले ही एक संपादक के तौर पर काम कर रहा था, लेकिन अगर हमसे वरिष्ठ या मुझसे बड़ी उम्र के लोग मिलते हैं, तो उनसे प्रणाम करना या उन्हें नमस्कार करना, तो उसमें कोई ऐसा नहीं कि अब हाँ सर। महाराज। अब वैसे भी देखिए, महाराज वाला जो कल्चर है, वो तो खत्म हो चुका है। अब महाराज के तौर पर उनको कहीं पर नहीं है। अगर महाराज के तौर पर होता, तो गुना में चुनाव नहीं हारते। तो इसलिए वो हाँ, महाराज सही बात। की इमेज अब नहीं है। अब इस समय वो एक जनता के बीच, अब वो सबके बीच में जाते हैं, तो उनका कहना यही होता है कि मैं तो आपके बीच का ही एक हूँ। प्रतिनिधि हूँ, मैं कोई आपसे अलग नहीं हूँ। तो ये मैं जो तो चीज़ें। सर, मेरा मेरा कहने का मतलब यही था कि कांग्रेस वाले, मेरा मतलब है कि उन पर वॉच रखते हैं, उन पर निगरानी रखते हैं सर। मेरा कहने का मतलब ये था कि किस तरीके बिल्कुल, से अभी भी उन पर कंसर्न है। देखिए वो तो अपने जैसे फुटबॉल में होता है ना कि 1 टू 1 जो टारगेटिंग होती है, तो वैसे हाँ। ही ये हाँ। इंसान को हर राजनीति में भी हर व्यक्ति को की गतिविधियों को पूरी तरह वॉच किया जाता है। उनकी भी एक पूरी टीम है, वो लगी रहती है। तो इसलिए और ज्योतिरादित्य पर खास तौर से इसलिए क्योंकि वो कांग्रेस से आए हैं, इसलिए कांग्रेस की निगाह थोड़ी ज़्यादा रहती है। अच्छा सर, वैसे कांग्रेस के अंदर मुझे जो है, जैसे बीजेपी के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी कि नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, सिंधिया पे भी हमने चर्चा की थी। लेकिन जो कांग्रेस है सर, कांग्रेस में तो कमलनाथ के बाद सर फुल स्टॉप नजर आता है। हाँ, कांग्रेस में अभी कोई दूसरे किसी भी नेता को इस तरह से आगे किया ही नहीं गया है। और मुझे लगता है कि इस वाले चुनाव में, जैसा कि पहले भी चर्चा हो चुकी है, कि कमलनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाना है, तो कांग्रेस का चेहरा मोहरा कमलनाथ ही होंगे। तो इसलिए कोई दूसरा ना ही कोई है, और ना ही किसी को सेकंड लाइन डेवलप करने की थी। कि कांग्रेस में एक ये मतलब हमेशा से देखा गया कि सेकंड लाइन को लेकर बड़े ही कंजर्वेटिव अप्रोच रहती है इनकी। शायद अपने आप में एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी एक कारण हो सकती है कि सेकंड लाइन को डेवलप नहीं की जाती रही है। कमलनाथ अपने बेटे के बारे में नहीं कर रहे हैं सर कुछ, नकुल नाथ के बारे में? देखिए, चाहते तो अमिताभ बच्चन भी चाहते थे कि उनका बेटा है सुपरस्टार हो जाए, सचिन भी चाहते थे कि उनका बेटा भी क्रिकेटर हो जाए। लेकिन ये सब बेटों की काबिलियत पर होता है। तो मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहूँगा, वो हमारे माननीय सांसद हैं छिंदवाड़ा के। लेकिन
प्रतिभा है और वो सब चीजें छलक कर अपने आप सामने आती है, उसको पकड़ के नहीं लाई जा सकती है। तो आप मेरा आशय समझ रहे होंगे उसमें कि जी। उसमें जब अपनी जो चीजें हैं वो चीजें स्वतः सामने आती हैं, उनको लेके कमलनाथ के चाहने से कुछ नहीं होता है। तो सर अभी शिवराज सिंह चौहान के बारे में आप बताइए कि ये जो प्रवासी सम्मेलन हुआ है, इसके बाद तो अब मुझे लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान ने अपनी फाइनल वो शुरू कर दी होगी चुनावी तैयारी। हाँ, बिल्कुल। चुनावी तैयारी तो ये मतलब ये कहें कि पिछले 1 साल से, मतलब जो शुरू के 3 साल छोड़ दें तो आखिरी के 2 साल हर राजनीतिक पार्टी वो चुनाव के लिए डेडिकेट कर देती है और आखिरी साल तो पूरी तरह 100% डेडिकेट होता है चुनाव के लिए। और ये चूँकि आखिरी साल चालू हो चुका है, तो इसलिए हाँ, ये पूरी तरह देखिए यहाँ पर जो आदिवासियों के लिए जो पेसा एक्ट को लेकर मतलब वो जो बात हुई थी कि आदिवासियों के हित के लिए जो कानून बनाए गए हैं, उस कानून के बारे में अपना शिवराज सिंह चौहान हर जनसभा में, हर जगह जहाँ भी जाते हैं, तो आदिवासियों के लिए बनाए गए उस कानून पेशा की ज़रूर चर्चा करते हैं। तो उसके पीछे का आशय यही है कि उन सब चीज़ों को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ग्राउंड लेवल तक ये जानकारियाँ पहुँचाई जाए कि सरकार उनके बारे में क्या कर रही है, क्या सोच रही है और उनके हित में क्या कदम उठाए जा रहे हैं। अच्छा सर, एक सवाल मेरे शुरू में मेरे दिमाग में आया था जब हम चर्चा कर रहे थे सम्मेलन की, कि इंदौर जो कई बार जिसका हमने नाम सुना है कि साहब सबसे स्वच्छ सिटी के, सर आप तो इतने लंबे समय से मध्य प्रदेश में हैं, सर आखिर मुझे थोड़ा सा नटशेल में ये बताइए कि इंदौर में ऐसा क्या काम किया गया कि इंदौर इतना खूबसूरत और इतना स्वच्छ सिटी बन पाया। देखिए, ये जो उसमें स्वच्छता के जो पैरामीटर्स हैं, जिन पैरामीटर्स पे मार्किंग होती है, उन लोगों ने उन पैरामीटर्स पर काम किया है। उन पैरामीटर्स पर काम किया है और वो पैरामीटर्स को 100% मीट आउट किया है। तो मतलब इसके लिए जो वहाँ के प्लानर्स रहे हैं, जो एग्ज़ीक्यूटर्स रहे हैं, मतलब इसको कहिए कि इंदौर नगर निगम के जो लोग रहे हैं और इंदौर का जो प्रशासन पूरा रहा है, उन सब लोगों ने इसमें मतलब महापौर वगैरह की भूमिका होती होगी सर। हाँ, जो बिल्कुल। ये नगर निगम का मेन तो सफाई का जो व्यवस्था है, ये नगर निगम के तहत आती है। सैनिटेशन तो मेन है इसमें। हाँ, तो ये म नगर निगम की होती है और इसमें महापौर की ही मुख्य भूमिका होती है। मतलब एक लीडर वो होता है, बाकी तो उनकी टीम पूरा काम करती है। तो वो जो उन्होंने अपने बड़े काम को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट कर, जब हम किसी भी काम को छोटे हिस्सों में बाँट लेते हैं, तो उसे करना बेहतर होता है और आसान हो जाता है, क्योंकि हमारे लिए टारगेट छोटा होता है। लेकिन छोटे-छोटे जब बहुत सारे टारगेट हम मीट आउट कर लेते हैं, तो हमारा एक बड़ा टारगेट हो जाता है। और वैसे ही भोपाल भी लगातार टॉप 10 में चल रहा है। तो इसलिए ये अपने आप में एक बड़ा क्रेडिट इसका शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व को यूँ जाता है कि लगातार उन्होंने भी उन सब चीज़ों को बनाए रखने। अब ये चैलेंज ये हो जाता है कि पिछले साल आपकी अच्छी पोज़ीशन रही है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए और ज़्यादा जी-जान से जुटना होता है, क्योंकि अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार रखना होता है। तो उसी कॉम्पिटिशन, मतलब इसमें कॉम्पिटिशन अपने आप से होता है, खुद से कॉम्पिटिशन होता है कि हम पिछली बार फर्स्ट आए थे, अगली बार फिर फर्स्ट आना है, इसके लिए हमें जो भी चीज़ें काम करने हैं, वो उसके लिए तैयार रहेंगे। और इसमें साथ में जो संसाधन जुटाने की बात है, इसमें सरकार का रोल आता है संसाधन उपलब्ध कराने में। क्योंकि जैसे सर वहाँ पे उसमें सुमित्रा महाजन जी की भी कोई भूमिका रही थी नहीं इंदौर में? वो तो लंबे समय तक सांसद रही सर वहां से। हाँ, नहीं, सुमित्रा महाजन ताई के तौर पर चर्चित हैं और एक अगर इंदौर के लीडर्स की, आज की तारीख के जो सीनियर लीडर्स की बात की जाए, तो उनमें सबसे प्रमुख वो ही हैं। तो उनका, और चूँकि लोकसभा स्पीकर रही हैं, या उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और महत्व तो रहा, उनको भी केंद्र में काफ़ी महत्व मिला है। और उसके कारण इंदौर के लिए ये गर्व की बात है कि वहाँ का प्रतिनिधि जो है वो लोकसभा में
लंबे समय तक स्पीकर रहे और उसके बाद में और भाजपा में भी उनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही है, निर्णायक भूमिका थी। आजकल क्या कर रही है सर सुमित्रा महाजन? आजकल अब वो रिटायर्ड लाइफ जी रही हैं और बीच-बीच में पिछले 2 महीने में 2 बार खबरें आ चुकी हैं, बल्कि कुछ लोगों ने ट्वीट करके उनको बधाई तक दे दी थी, कहीं महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाए जाने को लेकर। तो अच्छा, अब अच्छा, अच्छा। को लेकर लोगों का मानना ये है कि ये जो खबरें जानबूझकर उड़वाई जाती हैं या कौन उड़ाता है और क्यों उड़ाता है, उसके पीछे का मकसद क्या है, ये एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन 2 बार ट्वीट पर लोगों ने उनको बधाई तक दे दी। तो हम लोगों ने वो ट्वीट पढ़ के एक बार मैं खुद कन्फ्यूज़ हो गया कि जब मैंने देखा कि लोग बधाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब काम हो चुका होगा। लेकिन जब मैंने क्रॉस चेक किया, पता चला ऐसा तो कोई राष्ट्रपति भवन से कोई आदेश ही नहीं जारी हुआ है, लेकिन लोग बधाई भी दे रहे हैं। तो ये ऐसा पिछले 2 महीने में 2 बार हुआ है। अच्छा, वैसे सर मुझे लगता है कि अब सुमित्रा महाजन इस लेवल से भी बहुत ऊपर जा चुकी है सर। लोकसभा स्पीकर बनने के बाद राज्यपाल मुझे नहीं लगता कि इतना कोई महत्वपूर्ण चीज रह जाती है। या अब देखिए, अब वो जो है उन्होंने अपनी पारी अच्छे से खेल लिया है, सम्मानजनक तरीके से, गौरवपूर्ण तरीके से अपनी पारी उन्होंने खेली है। अब उनका काम जो है वो लोगों का मार्गदर्शन करना और दिशा-निर्देशन देना और उसके उनके तहत मध्य प्रदेश में भाजपा आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। चलिए सर, आज कहाँ से कहाँ तक बात पहुंच गई, प्रवासी भारतीय से सुमित्रा महाजन तक हम पहुंचे और हमने, मुझे लगता है कि काफी कुछ जो पिक्चर अभी क्लियर हो रही है उसके हमने सभी पहलुओं पर चर्चा की। और सर शिवराज सिंह चौहान और एक्टिविटीज पर आप नजर बनाए रखिए, आप समय समय पर हम आपको अपने चैनल पर लाते रहेंगे। जी, धन्यवाद सर, नमस्कार। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।